Good morning, students. Welcome to your on channel Stress Free Class. Today I am going to explain the chapter From Trade to Tertiary, The Company Established Power. क्लास 8 के चैप्टर 1, 2, 3। देखो, पहली बात तो जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। चैप्टर 1, 2 के साथ, 2, 3 के साथ। रूलिंग द कंट्री साइड का वीडियो मैंने अपडेट कर दिया है। फ्रॉम ट्रेड टू टर्शरी वो हो चुका है। ये कुछ इसका पार्ट रह गया था, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो बच्चों की ऑन डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसको अच्छे से समझ लो। कुछ प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। देखो, ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करने आए थे। अभी तक उनका कोई ये विचार नहीं था। वो आए तो ट्रेडिंग के पर्पस थे। ट्रेडिंग के पर्पस से कब वो टेरिटरी तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद कब वो रूलिंग दी कंट्री साइड को भी अनेक्स करने में उनका रोल रहता है। अब हम समझ रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। हम लोगों को पता है जो हमारे औरंगजेब थे वो हमारे मुग़ल रूलर के पावरफुल एम्परर थे। वो बहुत ही पावरफुल थे और बहुत ही उन्होंने अपने टाइम में अच्छी रूलिंग की है। ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट। उन्होंने बहुत लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी संभाल रखा हुआ था। उनकी डेथ होती है 1707 को। उनकी डेथ के बाद ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं। 1707 को उनकी डेथ हुई थी औरंगजेब की, जो कि हमारे एक रूलर थे। मेनी मुगलर गवर्नर। देखो, जब उनकी डेथ होती है तो बहुत सारे गवर्नर, जिनको हम सूबेदार भी कहते हैं, और बहुत सारे जमींदार, सबको लगता है कि क्योंकि मुग़ल औरंगजेब ने अपने टाइम इतनी अच्छी रूलिंग की है कि किसी को कोई सांस भी ले नहीं सकता था अच्छे से। लोगों उनका मतलब आँख ही इतनी काफ़ी थी कि लोग उनके दबदबे से डरते थे। अब जब उनकी डेथ हो गई तो अब लोगों को लगता था कि कोई और मुग़ल एम्परर आगे नहीं आने वाला है, मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होने वाला है। बट बहादुर शाह जफ़र ने उसके बाद संभाला था। हाँ, उनके बाद कोई उसके बाद किसी ने रूलिंग नहीं की थी। तो बहुत सारी मुगलर गवर्नर सूबेदार हो गए, बिग जमींदार हो गए। तो इन लोगों ने सोचा हम लोग अपनी पावर को असर्ट कर लें, हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, हम लोगों को अपनी अथॉरिटी चाहिए। ठीक है, तो सब लोगों ने अपनी अपनी अलग किंगडम्स को इस्टाब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोनों में लोगों ने अपनी किंगडम को इमर्ज करना स्टार्ट कर दिया, अपनी पार्ट्स को दिखाना शुरू कर दिया। अब दिल्ली बहुत लंबे टाइम तक एक इफ़ेक्टिव सेंटर नहीं रहा था। ठीक है, दिल्ली में आपको पता है कि औरंगजेब रेड फोर्ट में बैठ के वहाँ से रूलिंग किया करते थे। और अब दिल्ली वाज नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। अब दिल्ली बिल्कुल भी किसी तरीके से कोई फंक्शन नहीं निभा पा रहा था। अब 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की हम बात करते हैं। नई नई पावर एमर्ज होके आ रही थी। ठीक है, अब इन दिनों हम लोग देख रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंडिया में एक स्मॉलर ट्रेडर बन के आए थे। ठीक है, किस तरह स्मॉलर ट्रेडर कंपनी के साथ ट्रेड करते हुए किस तरह उन्होंने टेरिटरी को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, किस तरह वो एक हमारे इंडिया के ऊपर अपनी एम्पायर बना बैठे, हमारे मास्टर्स बन बैठे। इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब ये क्या है? देखो, 16th सेंचुरी की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया के साथ व्यापार करना चाहती थी, ट्रेड करना चाहती थी। हमारा इंडियन तो शुरू से ही गोल्डन बर्ड था। हमारे इंडिया का तो क्या ही कहना था। हमारे इंडिया का कपड़ा, हमारे इंडिया के मसाले, बस ऐसे थे कि लोग पागल हो गए थे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर की डिमांड की। इन्होंने बोला हम ऐसा करते हैं, क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर ले लेते हैं। चार्टर का मतलब है ग्रांटेड परमिशन ले लेते हैं। उस परमिशन में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी में इंग्लैंड ही होगा जो इंडिया के साथ क्या करेगा, व्यापार कर पाएगा, और दूसरी कंपनीज नहीं कर पाएंगी। इंग्लैंड के अंदर जितनी भी कंपनीज है और कोई व्यापार नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिर्फ यही कंपनी करेगी। क्यों क्यों करेगी? क्योंकि एक तो इंडिया से ये कम पैसों में ख़रीद लेंगे और ऊपर से पैसा ज़्यादा कमाएंगे। खरीदेंगे चीप प्राइसेस में और हायर प्राइसेस में बेचेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उनको कोई कंपटीशन का फियर भी नहीं होगा। ठीक है, मर्केंटाइल, मर्केंटाइल आपका एक यहाँ पे की टर्म निकल के आता है, मर्केंटाइल। अब मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना है। देखो, अब आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव के लिए कंपनी है ही नहीं। आप ही व्यापार कर रहे हो, चीप पे ख़रीद रहे हो, हायर पे बेच रहे हो, तो दैट मीन्स कोई आपका कॉम्पिटिटिव नहीं है, आपकी ही मोनोपोली है। एक बिजनेस ऐसा जो आप ही कर रहे हो, सब कुछ आप ही बेच रहे हो, प्रॉफिट आपको ही मिल रहा है, उसको हम कहते हैं मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है जी। अब इतना कुछ हो रहा था तो देखो बाकी कंपनीज कहाँ रुकेंगी, सबको होता है भी हम लोग भी ट्रेड करना है, हम भी ट्रेड करना चाहते हैं, हमें भी पैसा कमाना है, इंडिया के साथ हम भी ट्रेडिंग करेंगे। तो रॉयल चार्टर है, एक रॉयल चार्टर हावर कुड नॉट प्रिवेंट
अब यूरोपियन पावर्स कहाँ रुकने वाली हैं, ठीक है, वो भी ईस्टर्न मार्केट्स में वो भी एंटर करना चाहती हैं, ठीक है। तो इस तरह इंग्लिश शिप्स भर भर के वेस्ट कोस्ट वाली साइड से अफ्रीका से होते हुए केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए इंडियन ओशन को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे ये पहुँचते हैं, अब इस पॉइंट को दोबारा क्लियर करती हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा। देखो, मर्केंटाइल का मतलब हमारी जो यूरोपियन कंपनीज, तो हमारी इंग्लैंड में जितनी भी कंपनीज हमारी इंडिया के साथ, एक ही कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने बोला था कि आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने के बाद अब इन लोगों को बाकी इंग्लिश कंपनी भी कहाँ रुक रही थी, ये यूरोपियन पावर्स इनके पास भी थी, इन्होंने भी ईस्टर्न मार्केट्स में एंटर करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है, जितनी भी हमारी इंग्लिश शिप्स थी ना, अफ्रीका की ओर से वेस्ट कोस्ट होते हुए केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब ये लोग इंडिया में पहुँचते हैं, ठीक है, पोर्टुगीज़ देखते हैं ये पहले ही राज कर रहे हैं, पोर्टुगीज़ ने अपना पहले ही बेस बना रखा हुआ है इंडिया के अंदर, गोवा उन्होंने अपना बेस बना रखा है, वो तो अच्छे खासे अपना ट्रेड कर रहे हैं। और आपको सबको ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, वास्को डी गामा जिन्होंने 1498 में, जो कि एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने रास्ता निकाला था सी रूट टू इंडिया, मतलब जिसको भी इंडिया से व्यापार करना है वो सी रूट के रास्ते से आ सकते, क्योंकि वो रास्ते में तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट पड़ जाता था, सी रूट टू इंडिया ईजी हो जाता था। तो इस तरह 17 सेंचुरी आते आते डच लोगों को भी बड़ा एक्सप्लोर मिला, वो भी कहते हैं हम तो इंडियन ओशन आराम से ट्रेड करेंगे, सबको पैसा कमाना था। फ्रेंच ट्रेडर्स भी कौन सा कम थे, वो भी इसी सीन के आसपास आके पहुंच गए। अब प्रॉब्लम ये होती है, जितनी भी हमारी कंपनीज़ थी सारी, सब लोग, जितनी भी विदेशी कंपनियां थी, जितनी भी फॉरेनर ट्रेडिंग कंपनी थी, सब इंडिया के साथ व्यापार करना चाहती थी, ठीक है, सब, क्योंकि हमारे इंडिया के पास, भैया हमारा इंडिया कम नहीं था, इंडिया आज भी हमारा कम नहीं है। हमारे इंडिया के पास पेपर, क्लॉव, कार्डामम, सिनेमन, कॉटन, सिल्क, सब कुछ इंडिया में ही मिलता था। इतनी डिमांड बढ़ चुकी थी कि हम लोग सप्लाई देना भूल गए थे, हमारे वीवर्स कम थे, हमारे पास लोग नहीं थे, हम सप्लाई दे कैसे, ठीक है। तो इतने में क्या होता है, यूरोपियन कंपनी सब, देखो हमारा इंडिया तो रेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे पास तो विदेशी कंपनियाँ आ रही हैं, पहले हमारे पास एक कंपनी थी, अब हमारे पास बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ थी जिनको हमने देना था। तो जैसे इतनी विदेशी कंपनियाँ आएंगी ना, तो सबसे पहले इंडिया का तो रेट बढ़ जाएगा, पर सारी विदेशी कंपनियों का आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उनको प्रॉफिट इक्वालिटी में मिलेगा, उनको प्रॉफिट रिड्यूस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब आपस में सबके बैटल्स, लड़ाइयाँ, 17-18 सेंचुरी आते आते लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जितने भी ये सारे ब्रिटिशर्स लोग थे, जितने भी ये सारे इंग्लिश लोग थे, इन लोगों ने एक दूसरे की शिप को सेंक करना शुरू कर दिया, डुबोना शुरू कर दिया, क्योंकि व्यापार में सबको कंपटीशन हाई हो गया था, रास्ते ब्लॉक करने शुरू कर दिए, ठीक है। अगर कोई शिप से आ रहा है तो एक दूसरे का सामान छीना झपटी कर लेते थे, एक दूसरे के राइवल बन चुके थे। अगर किसी के पास आर्म्स हैं वो आर्म्स छीन लेते थे। और इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने पता क्या सोचा, ब्रिटिशर्स ने सोचा हम लोग ना यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ ले लेते हैं, उस फैक्ट्रीज़ में हम लोग अपनी सेना तैनात कर देते हैं, अपने आर्मीज़ बिठा देते हैं, और वहाँ पे अंदर हम अपना सामान रख के सारे 4 साइड पे फोर्टिफिकेशन कर देते हैं, किलेबंदी कर देते हैं, ठीक है। फोर्टिफिकेशन होगा तो इससे लोकल रूलर्स को प्रॉब्लम आ गई, ब्रिटिशर्स आए तो हमारे साथ ट्रेड करने हैं, ये तो अपनी रूलिंग करना स्टार्ट कर दी इन्होंने, यहाँ पे आके अपना ही सेटलमेंट किए जा रहे हैं, अपना ही प्रॉफिट, ना तो हमसे कुछ पूछ रहे हैं, ना हमसे कोई लेना ना देना। तो दैट मीन्स तो ये अपना सेपरेट ट्रेड कर से करना स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सी हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्लियर, चलो जी, ये तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं। अब बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन्स ट्रेड इन बंगाल। अब देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है ना, अभी हम लोग तो भैया अपना अलग यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों की सेटिंग तो बैठ नहीं सकती, हम लोग ना अब अपना अलग ट्रेड बनाते हैं एक। अब इंग्लिश फैक्ट्री एक सेटअप करते हैं, ये हुगली रिवर के पास, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, जूम कर देती हूँ, रिवर हुगली के पास 1651 को, ठीक है। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर नॉन एट द टाइम ऑफ फैक्टर्स। अब क्या होता है, कब फैक्ट्री अपने वेयर हाउस ले लेती है, वहाँ पे गुड्स को स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, अपने ऑफिशियल्स बैठा देती है, अपनी आर्मी को सेट कर देती है, उसके आसपास फोर्टिफिकेशन भी हो जाता है। अब ये लोग पता क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम मुग़ल ऑफिशियल को ना कुछ रिश्वत दे देते हैं, रिश्वत दे के हम लोग ना खुद अपना चलाना शुरू करते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंगली कुछ राइट्स हम लोगों को मिल जाने चाहिए, ठीक है। हम ब्राइब में रिश्वत दे देते हैं, रिश्वत के बाद इनके पास कालीकत जिसको हम कोलकाता और कलकत्ता के नाम से आज के डेट में बोलते हैं, ठीक है। फिर ये मुग़ल एम्पायर ना, मुग़ल एम्पर औरंगजेब के साथ बात करते हैं, उनको कहते हैं कि हम लोगों को ना एक फरमान चाहिए,
आप हमें एक फरमान लिख के दे दो। फरमान का मतलब एक रिटर्न हो जाएगा, ताकि जब भी हम किसी से व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, हम लोगों को टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, औरंगजेब भी मान जाते हैं, इनको एक फरमान लिख के दे देते हैं, वो इनके इन्फ्लुएंस में ही होते हैं। फरमान का मतलब होता है एक रॉयल एडिक्ट, एक ऑर्डर है, रॉयल ऑर्डर है। जैसे अपन देखते नहीं थे पुराने टाइम में, जैसे आजकल हम लोग पिक्चर्स बनवाते हैं अपनी स्टिक्स वाली, वैसे फरमान ऐसे ही खुला करता था, उसके ऊपर डोरी बांध के उसको तैयार किया जाता था। तो फरमान के ऊपर रॉयल ऑर्डर, राजा के लिखती ऑर्डर्स हुआ करते थे। तो कंपनी को ये मिल जाता है, पर कंपनी कहाँ ढंग की थी। कंपनी तो हमेशा अपना ही मुनाफा देखती थी। कंपनी का तो सिर्फ एक ही टाइम बस दिमाग में चलता था, पैसा कमाना, चाहे किसी को भी मैनिपुलेट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। कंपनी अब कॉन्टीन्यूसली हर जगह से फरमान दिखाती थी, जहाँ भी ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे कंसेशंस ले रही थी। इससे तो जितने भी अंदर वर्कर्स रखे हुए थे वो भी इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। अब कंपनी बिल्कुल ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रही थी, कोई उनको पैसा नहीं देना पड़ रहा था। इतना होने के बाद क्या होने वाला था, लोगों ने प्राइवेट ट्रेड करना शुरू कर दिया। इनके जितने भी ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, इन्होंने प्राइवेट ट्रेड शुरू किया। इतने में तो बस काम हो गया, बंगाल क्राइसिस में आ गया। अब नवाब के जो बंगाल थे, मुर्शिद कुली खान, उनको ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, चलो अब मैं आगे समझा रही हूँ आपको। आगे हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। भैया बात तो हुई थी ट्रेड से शुरू, ठीक है, बात तो हुई थी ट्रेड से शुरू, पर कब ये बैटल्स पे पहुंच गई पता ही नहीं लगा। अर्ली 18th सेंचुरी की बात है। अब कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में काम ख़राब हो गया था। औरंगजेब की हो गई थी डेथ। बंगाल ने नवाबों को चाहिए थे पूरी अथॉरिटी और पावर्स। ठीक है, अब मुर्शिद कुली खान, पहले देखो अली वर्दी खान की डेथ होगी, फिर मुर्शिद कुली खान आए, उसके बाद सिराजुद्दौला। पहले तो अली वर्दी खान थे, फिर मुर्शिद कुली खान, उसके बाद सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला नवाब, बंगाल के नवाब थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रूलर थे, उनका अलग ही सीन था। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया भी अब किसी को भी कंपनी से कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, कोई ट्रिब्यूट्स नहीं मिलेंगी, कोई ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं मिलेगा, और ना ही ब्रिटिशर्स लोग अपने कोई कॉइन्स मिंट कर सकते हैं। और इन्होंने फोर्टिफिकेशंस जो कर रखी थी उसको बंद करवा दिया। इतना कुछ होने के बाद कहाँ चुप रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और जितने ह्यूज अमाउंट में जो रेवेन्यूज़ ले रहे हैं वो सब बंद करवा दो इनका। सारी सिराजुद्दौला के हाथ में पावर्स आ गई थी। ठीक है, पे टैक्स करने लेने के लिए मना कर दिया, डिसरिस्पेक्टफुल उनको लेटर लिख के दिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ। अब कंपनी का क्या था, अब दोनों में लड़ाई होनी वाजिब थी। ठीक है, अब क्या था, सब कुछ बंद हो गया बाय विलेज एंड रिबुल्टेड फोर्ट्स। ना तो अपने वो फोर्ट्स को कर पाए थे, ना वो कुछ कर सकते थे। कन्फ्लिक्ट्स अब कन्फ्रंट का सामना कर चुकी थी। फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अब क्लियर था कि वॉर होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उनसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो जा रहा था। नवाब सिराजुद्दौला ने सब कुछ क्लियरली मना कर दिया था, सारी उनसे अथॉरिटीज़ ले ली थी, जितने भी रेवेन्यू सब कुछ उनसे छीन लिया था, डिप्राइव कर लिया था कब। ठीक है, अब बैटल ऑफ प्लासी, अली वर्दी डेथ के बाद सिराजुद्दौला आपको पता है बंगाल के नवाब बने। अब कंपनी बहुत वरीड थी। कंपनी को तो, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वही बंदे चाहिए जो इनके पपेट्स बन सकें। ठीक है, अब वो सारा सीन तो ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब इन्होंने बहुत कोशिश की, सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम दी नवाब अब क्या था, सिराजुद्दौला ने कंपनी को पूछा कि तुम लोग किसी भी हमारे पॉलिटिकल फेयर में नहीं करोगे, तुम लोगों को कोई रेवेन्यूज़ नहीं लेना, तुम लोगों को फोर्टिफिकेशन स्टॉप करनी पड़ेगी, जितनी भी नेगोशिएशन हो चुके हैं, जितने भी ऐलान हो चुके हैं, सब फेल करने पड़ेंगे। अब नवाब ने 30 सोल्जर्स की एक टीम थी नवाब के पास, उन्होंने क्या किया, कासिम बाज़ार में वहाँ पे कैप्चर कर लिया उनकी जगह को, अपनी 30 सोल्जर्स की टीम को भेजी, वहाँ पे उनको कैप्चर कर लिया। जितने भी कंपनी ऑफिशियल्स थे उनको कैप्चर करके वेयर हाउस में लॉक कर दिया। जितने भी इंग्लिश मैन थे उनके सारे आर्म्स ले लिए, उनको डिसआर्म्ड कर दिया, और सारे जितने भी इंग्लिश शिप्स चलती थी उनके ब्लॉक कर दिया सब एरिया को। ठीक है, देन ही मार्च टू कलकत्ता, फिर वो कलकत्ता जाके कंपनी का जो फोर्ट है सब कंट्रोल कर लेते हैं। ये न्यूज़ सुनते हुए कंपनी के जो ऑफिशियल मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव, उनसे तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो कहाँ बर्दाश्त करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव अपने आप में ये एक अलग। फाइनली अब तो भाई रॉबर्ट क्लाइव लेड दी कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव इधर से अपनी आर्मी लेके सिराजुद्दौला के बिल्कुल सामने, फाइनल था, लड़ाई होगी। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफिर
उसके बाद क्या होता है, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर्स नेवर फॉट द बैटल, सिराजुद्दौला के कमांडर्स ने कभी बैटल लड़ी नहीं थी, यहाँ पे इनके साथ धोखा भी होता है, ठीक है। क्लाइव हैड मैनेज टू, क्लाइव अपने अच्छे से सपोर्ट करता है, अपनी सिक्योरिटी रखता है और सिराजुद्दौला को हराने के बारे में वो सोचते हैं, वो ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हमारी बहुत ही फेमस लड़ाई है जिसके अंदर किसकी विक्ट्री हुई थी, इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। ठीक है जी, समझ आ गया आपको यहाँ तक? आगे मैं आपको फिर अगले पार्ट 2 में समझाऊंगी। क्लियर है? थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तो पक्का ही कर देना। स्ट्रेस फ्री क्लास।